ममता बनर्जी देश के एक महत्वपूर्ण राज्य की थर्ड टर्म मुख्यमंत्री, खुद को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताने वाली नेता आजकल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते दिख रही हैं। अब वो इस बात का विरोध क्यों कर रही हैं, इस विषय पर हम अपने चैनल पर बात कर चुके हैं। ममता बनर्जी के वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध की बात पर पश्चिम बंगाल में दशकों से चली आ रही चुनावी हिंसा याद आ जाती है, जिसमें देखा जाए तो ऐसे भी केस रहे हैं जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया था। सच कहूं तो द पैम्फलेट के नए सेगमेंट सिंस एंड क्राइम्स को क्रिएट करने के पीछे बंगाल में होती रही चुनावी और आइडियोलॉजिकल हिंसा ही प्रेरणा है। आज सिंस एंड क्राइम्स के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे द सेनवारी मर्डर स्टोरी की। इस मर्डर स्टोरी के बारे में जानने से पहले आपको बंगाल में 70 से 80 के दशक में जो ब्लडी पॉलिटिकल राइवलरी थी उसका प्रीमाइस समझाना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है बल्कि कैसे बंगाल में पॉलिटिकल पार्टीज ने सत्ता की लालसा में खून पानी की तरह बहाया है, इसका प्रमाण है। एक तरफ आप मर्डर को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज करिए, फिर जब आइडियोलॉजी की बात आए तो कुछ ट्रेन्ड लिटरेरी प्रोफेशनल्स को यूज कर अपना गिरेबान बचा लीजिए। आपसे एक सवाल करती हूँ, एक साल में कोई कितने पॉलिटिकल मर्डर्स कर सकता है? 100, 200? बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास इतना खूनी है कि सेनवारी मर्डर से एक साल पहले यानी 1969 में 700 से अधिक पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे, जिसमें से केवल 600 राज्य सरकार ने एक्नॉलेज किए, और ये तो केवल सरकारी आंकड़ा है, वो भी सिर्फ एक साल का। कोएलिशन यानी गठबंधन, धर्म की बात करने वाली कांग्रेस उस समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के साथ गठबंधन में थी। अजय मुखर्जी के हाथों में भले ही सरकार की डोर थी, लेकिन सिक्का तो केवल सीपीआई का चलता था। लेट 60s खासकर 1969 एक ऐसा दौर रहा बंगाल के इतिहास में जिसे आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक तरफ सीपीआई ने 50,000 से अधिक की फौज तैयार कर ली, सीपीआईएम की अलग पैरामिलिट्री फौज, तो अमीर जमींदारों की इन सब से लड़ने के लिए अलग फौज। उद्देश्य पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेना। ये वही दौर था जिसने बंगाल में चारू मजूमदार के अंडर में नक्सल अपराइजिंग देखी, जिसके बाद खून बहाना तो जैसे इनकी हॉबी थी। सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिन ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, पुलिस वालों किसी को नहीं छोड़ा। वही सत्ता की लालसा के चलते 1970 में वन नेशन वन इलेक्शन को खत्म करने के साथ इंदिरा गांधी ने अजय मुखर्जी सरकार पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले सारे गुटों को कंट्रोल करने का प्रेशर बनाया, जिसमें बुरी तरह नाकाम रहने के बाद मुखर्जी सरकार गिर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बताने के बाद सेन परिवार की राइवलरी हम कहां से लाएंगे? कनेक्शन समझिए। 16 मार्च 1969 को अजय मुखर्जी ने इस्तीफा दिया, जिससे कम्युनिस्ट ज्योति बसु का उप मुख्यमंत्री पद चला गया। अब एक पावर हंग्री पार्टी जिसकी पावर चली गई, और साथ ही जिस पार्टी का खूनी इतिहास हमने आपको जस्ट अभी बताया है, उसका रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन की हैवानियत किस हद तक थी, अब आप वीडियो के दूसरे हिस्से में देखिए। इमेजिन करिए, सुबह का वक्त है, तारीख मार्च 17, 1970। आप अपने घर में आराम से सो रहे थे और सुबह उठकर आपने अभी होश संभाला ही है कि आपको आपके ही बेटे के खून से सने हुए चावल कोई खिला रहा है। यही नहीं, कोई आपके 1 महीने के छोटे से पोते को आग में फेंक रहा है। अभी तक आप खुद को संभालने की कोशिश करें या ये सोच पाएं कि वास्तव में आपके आसपास हो क्या रहा है, कि आपके पुश्तैनी घर को ही किसी ने आग के हवाले कर दिया। मेरी तो केवल इतना सोचने भर से ही रूह कांप उठी। सोचिए, जिस परिवार के साथ ये हुआ उनका क्या हश्र हुआ होगा, क्या बीती होगी उन पर। इस खौफनाक क्राइम को मैं किस्सा नहीं कहूंगी, मुझे इस क्राइम को पॉलिटिशियंस की तरह कोई इंसिडेंट नहीं बताना। इस खौफनाक क्राइम को अंजाम केवल इसलिए दिया गया क्योंकि बंगाल में एक सेन परिवार कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट करता था। आज करीब 55 वर्ष बीत चुके हैं।
उस दिन को सेन परिवार की बहू रेखा रानी सेन, जिन्हें किसी तरह इस अटैक में पड़ोसियों ने बचा लिया था, याद करती हैं कि कैसे 17 मार्च 1970 के दिन सुबह 7:30 बजे उनके घर को कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ दर्जन लोग सेन परिवार के घर में घुसे। घर के सबसे बड़े बेटे और रेखा रानी के पति नोबो कुमार सेन की आंखों में एसिड डाल उन्हें नोच लिया और उन्हें अंधा कर छोड़ दिया। नोबो कुमार की आंखें नोचने के बाद जब बर्बरता में डूबी हुई भीड़ आगे बढ़ी तो घर के 2 बेटे प्रणय कुमार सेन, मलय कुमार सेन और जितेंद्र नाथ रॉय, एक प्राइवेट ट्यूटर जो बच्चों को पढ़ाने घर आए थे, उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई। साथ ही मलय कुमार जैसे तैसे जान बचाकर भागे ही थे, भीड़ ने उन्हें मोहल्ले में भगाकर जान से मार दिया। भीड़ ने घर पर पत्थर तो मारे ही, साथ में घर को जला भी दिया। इनकी बर्बरता केवल यही नहीं रुकी। आप सोचिए किसी व्यक्ति में कितनी ज्यादा हैवानियत होगी कि चूल्हे पर रखे हुए चावलों में एक माँ को खुद के ही बेटे का खून मिलाकर खिलाया होगा। रेखा रानी सेन एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे जब उनकी सास मृगनयना देवी कम्युनिस्ट अटैकर्स को रोकने की कोशिश करती हैं तो उनका सिर फोड़ दिया जाता है और उनके आंखों के सामने एक बेटे की आंखें नोच ली जाती हैं, तो दूसरे 2 बेटों को मारकर उनके खून से सने चावल एक बेबस मां को जबरदस्ती खिलाए गए। ये कश्मीर में हुए रेडिकल इस्लामिस्ट द्वारा किया गया कोई क्राइम नहीं है, बल्कि खुद को कल्चरली रिच बताने वाले पश्चिम बंगाल का केस है। कहानी या कोई किस्सा नहीं, बल्कि कोल्ड हार्ड हॉरिफाइंग ट्रुथ है। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि 17 मार्च 1970 के दिन केवल सेन भाइयों और उनके ट्विटर जितेंद्र नाथ की हत्या नहीं की गई थी। दिल में नफरत लिए ये लोग एक माँ की गोद से 6 महीने के बच्चे को छीनकर आग में फेंकने जा रहे थे। 6 महीने के बच्चे को, उस 6 महीने के बच्चे को क्या पता कि कम्युनिज्म क्या होता है, उसे क्या पता कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या पावर स्ट्रगल है। 17 मार्च 1970 को शुरू हुआ ये सेन परिवार का नाइटमेयर वहीं नहीं हुआ। 1 साल बाद जब नोबो कुमार सेन की आंखें नोच कर भी उनका मन नहीं भरा तो इन्हीं परपेट्रेटर्स में से कुछ लोगों ने 1 वर्ष बाद 1971 में उनकी हत्या कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भले ही ऐसे आरोप थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स ने सेन परिवार के साथ अकल्पनीय अपराध किए, पर केंद्र में सरकार तो इंदिरा गांधी की थी, एक और स्ट्रॉन्ग महिला लीडर। उन्होंने जी जान लगाकर अपने वर्कर्स, अपने सपोर्टर्स को जस्टिस तो दिलवाया ही होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर हुए इन मर्डर्स में हमने क्रिमिनल इंसिडेंट तो देखे, अब इनमें हुए जुडिशियल लैप्स और पुलिस इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। तारपाड़ा रॉय कमीशन के सामने गवाही देने जाने वाले NSUI एक्टिविस्ट जो पूरे मैस्कर के आई विटनेस थे, उनकी जान बंगाल पुलिस क्यों नहीं बचा पाई। अब बात करते हैं 1972 में पब्लिक हुए मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट की। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन्हें मुखर्जी कमीशन ने उस वक्त खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट किया था। पहला तो ये था कि बर्धमान, जहां ये मर्डर हुए थे, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भूमिका को लेकर रिपोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कहती। यूनाइटेड फ्रंट 2 की सरकार गिरने के बाद जब बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लगा तो 16 मार्च की शाम को सेन भाई मलय और प्रणय बर्धमान लौटे। कमीशन ने रिकॉर्ड किया था कि इनके लौटने की खबर लोकल पुलिस को थी। साथ ही कमीशन ने यह भी नोट किया था कि CPIM के लीडर्स अक्सर सेन भाइयों को किसी न किसी केस में फंसाने के लिए उस वक्त के DM और SP पर दबाव बनाए रखते थे। परिवार को अक्सर कांग्रेस छोड़ कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने का प्रेशर बनाए रखते थे। जब अगली सुबह CPIM कार्यकर्ताओं द्वारा मार्च निकाले गए और साथ ही पुलिस को ये भी कंप्लेन करके क्लेम किया गया था कि ज्योति बासु की उप मुख्यमंत्री पद जाने का सेलिब्रेशन सेन परिवार करना चाह रहा है, तो पुलिस ने बंदोबस्त कर उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी। ये सब होने के बाद मुखर्जी कमीशन ने सेनबारी मर्डर में CPIM का इन्वॉल्वमेंट होने से सीधा इनकार कर दिया। अब सोचने वाली बात है, इतना ऑर्गेनाइज्ड अटैक बिना किसी प्लानिंग और पॉलिटिकल वेंडेटा के यूं ही हो गया।
इनकी प्लानिंग तो वही समझ आती है जब सेन परिवार को मारने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके ही घर से अपना प्रोसेशन निकाला था। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन सेन परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिला। मुखर्जी कमीशन के बाद साल 2012 में ममता बनर्जी ने भी एक अर्नब बसु कमीशन का गठन किया था, जिस पर रोक लगाते हुए कहा था कि कमीशन किसी भी गवाह का एग्जामिनेशन नहीं कर सकती, केवल मामले से जुड़े लोगों से एफिडेविट कलेक्ट कर सकती है। सेन परिवार अपना घर छोड़ तितर बितर हो आज भी खौफ का जीवन व्यतीत कर रहा है। रेखा रानी सेन ने अपने इंडियन एक्सप्रेस इंटरव्यू में बताया था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने केवल इनकी ट्रेजेडी का इस्तेमाल किया है। वर्कर तो सेन परिवार कांग्रेस का था, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही तृणमूल कांग्रेस, दोनों जो राज्य में सरकार बना चुकी हैं, सेन परिवार के लिए जस्टिस की बात की। ऐसे सिंस, ऐसे क्राइम्स और पश्चिम बंगाल का कांग्रेसी और लेफ्ट का वो 70-80 का दौर, भारत जो एक डेमोक्रेसी है उस पर एक काला धब्बा है। ना तो ऐसे क्राइम्स की इतनी बात की जाती है, ना ही उनके लिए इंसाफ की आवाज उठाई जाती है। बस इसी तरह आखिर में द पैम्फलेट अपनी जिम्मेदारी निभाता है और उन मुद्दों को आप तक लेकर आता है जिसको बड़े बड़े मीडिया संस्थान चंद राजनीतिक लालच के नजरअंदाज कर देते हैं। अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी सिंस एंड क्राइम्स के क्रिसमस स्पेशल, जहां हम बात करेंगे भारत में एक अनवांटेड मदर के अराइवल तथा उनके द्वारा चैरिटी के नाम पर किए गए सिंस के बारे में। तो अगले हफ्ते हमसे जरूर मिलिएगा। जाते जाते आप सबसे ही अनुरोध है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा ये नया सेगमेंट कैसा लगा। योर सजेशंस आर क्वाइट वैल्यूएबल टू अस। थैंक यू।